अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हार्मोनल रिस्पॉन्सेस टू एक्सरसाइजेज। सबसे पहले जो है वो इसमें जो है वो न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी की डेफिनेशन है। न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी जो है वो हमारे पास बेसिकली एक ब्रांच है फिजियोलॉजी की, जिसमें हम स्टडी करते हैं, सिस्टमिक स्टडी करते हैं कंट्रोल सिस्टम्स की। ठीक है कि जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं वो बॉडी के मतलब कंट्रोल सिस्टम, बॉडी के सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए जो है वो किस तरह से वर्क करते हैं। हमें नाम से पता चल रहा है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी में दो तरह के जो हैं वो मेजर सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे। एक एंडोक्राइन सिस्टम होगा यानी हार्मोन रिलेटेड सिस्टम होगा, और दूसरा नर्वस सिस्टम होगा। आपका एंडोक्राइन सिस्टम हो या नर्वस सिस्टम हो, दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं। जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो क्या हैं कि दोनों सिस्टम्स जो हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स की फॉर्म में। ठीक है, और फिर उस मैसेज को जो है वो डिलीवर कर देते हैं एक प्रॉपर ऑर्गन या टिश्यू के पास, ताकि वो अपना इफ़ेक्ट या रिस्पॉन्स जो है वो शो कर सकें। ये दोनों सिस्टम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में जो है वो वर्क करते हैं, ताकि आपकी जो इंटरनल स्टेट है, होम्योस्टेसिस है, उसको मेंटेन रखा जा सके। इस वजह से जो है वो हम आपका एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स बोलते हैं, जो क्या रिफ्लेक्ट करती है कि इन दोनों की आपस पे जो है वो एक इंटरडिपेंडेंसी है। ये दोनों एक कोऑर्डिनेटेड वे में एक रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गई सिमिलैरिटीज़। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ डिफरेंसेस होते हैं इन दोनों सिस्टम्स के अंदर। वो डिफरेंसेस ये हैं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हार्मोन रिलेटेड है। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के ग्लैंड्स, सेक्रेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस है, ब्लड में उसको रिलीज़ कर देंगे, उसके बाद वो अपने टारगेट टिश्यू तक पहुंचेंगे, वहाँ पे जाके उस अपना इफ़ेक्ट जो है या रिस्पॉन्स जो है वो शो करेंगे। ये हमारा एक जनरल एंडोक्राइन सिस्टम है। नर्वस सिस्टम की अगर आप बात करो तो नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरॉन्स के थ्रू या नर्व्स के थ्रू जो है वो अपना मैसेज ट्रांसमिट करता है या मैसेज जो है वो डिलीवर करता है। न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू मैसेज जो है वो रिलीज़ किया जाता है। अब ये न्यूरो ट्रांसमीटर या नर्व टू नेक्स्ट नर्व आपका रिलीज़ किया जाता है। ये नर्व टू द टारगेट टिश्यू या ऑर्गन पे जो है वो रिलीज़ करता है। इस तरह से आपका जो मैसेज है या आपका जो भी रिस्पॉन्स है नर्वस सिस्टम के थ्रू, नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो डिलीवर किया जाता है। ये था हमारे डिफरेंसेस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। अब हम एंडोक्राइन को थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो रिलीज़ करते हैं हार्मोन्स को। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो हमारे पास सेक्रेटरी टिश्यूज़ हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होंगे टू रिलीज़ स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल्स, जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। ये हार्मोन्स जो हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स से रिलीज़ कर दिए जाते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड। इनकी अपनी कोई डक्ट सिस्टम नहीं है। ये सेक्रेटरी जो आपकी हार्मोन्स हैं, सिक्रीशंस हैं, ये आपकी जो है वो पोर कर दी जाती हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और फिर इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ब्लड के थ्रू पॉसिबल होती है। अब ब्लड में एंटर होने के बाद ये क्या करती हैं, किसी बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती हैं और इस तरह से जो है ये ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। हर जो बाइंडिंग हार्मोन होगा उसकी एक स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन होगी, या इन अदर वर्ड्स के जो हर हार्मोन होगा उसकी जो बाइंडिंग प्रोटीन होगी या जो भी ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन होगी जो उसको ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगी इन द ब्लड, वो डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पे उन्होंने जो है वो हमारे पास एक एग्जाम्पल दी है कि क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स हैं उनकी जो केमिकल कंपोजिशन होगी वो डिफरेंट होगी। कोई हार्मोन जो होगा वो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होगा, या कोई प्रोटीन डेरिवेटिव होगा,
कोई ऐसा हार्मोन होगा जो कि स्टेरॉइड इन नेचर होंगे, तो हर किस्म के जो हार्मोन्स होंगे उनकी जो केमिकल कंपोजिशन होगी वो डिफ़र करेगी। इस डिफरेंस इन केमिकल कंपोजिशन की वजह से इन हार्मोन का जो वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है विद इन द ब्लड वो डिफरेंट होता है, और सेम केस उसके मैनर के साथ है, यानी उसका मैनर जो होगा, हार्मोन का जो मैनर इन विच इट एक्सर्ट्स इट्स इफेक्ट ऑन द टिश्यूज़, वो भी अकॉर्डिंगली फिर चेंज हो जाएगा। या इन अदर वर्ड्स समरी वन लाइनर इसका क्या है कि आपके जो हार्मोन्स की केमिकल कंपोजिशन है उस डिफरेंस इन केमिकल कंपोजिशन की वजह से उसका वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड वे ऑफ एक्सर्शन ओवर अ टारगेट टिश्यू डिफरेंट होता है। एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है कि हमारे पास जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो बेसिकली लिपिड इन नेचर होते हैं, ठीक है, यानी लिपिड लाइक होते हैं। अब ये जो हार्मोन्स हैं इनका ईजीली जो है वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, ठीक है, और साथ के साथ जो है ये ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे आपकी जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं उसके साथ बाइंड कर कर ये ईजीली जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। हार्मोन्स जो हैं वो बहुत सारी माइनर या स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर ब्लड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये आपकी पिकोग्राम या नैनोग्राम के अंदर, यानी इतनी माइनर क्वांटिटी के अंदर जो है वो आपके ब्लड के अंदर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ेक्ट ऑफ हार्मोन एंड लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, कि ब्लड के अंदर हार्मोन की कंसंट्रेशन जो है वो किस तरह से अफेक्ट होती है और उसकी कंसंट्रेशन जो है वो किन किन कंडीशंस के अंदर वेरी कर सकती है। The effect of hormone exerts on a tissue is directly related to the concentration of hormone in the plasma. सबसे पहले तो हार्मोन का जो इफ़ेक्ट है, जो रिस्पॉन्स आएगा वो आपके जो टिश्यू के ऊपर, मतलब टिश्यू पे एक्ट करने के बाद जो रिस्पॉन्स आएगा वो किस पे डिपेंड करता है, हार्मोन की कंसंट्रेशन के ऊपर, कि अवेलेबल कितना है, फ्री हार्मोन जो है वो कितना अवेलेबल है, ठीक है। इसके साथ साथ ये डिपेंड करता है एक तो हार्मोन की कंसंट्रेशन पे कि जो आपके ग्लैंड्स हैं वो कितने हार्मोन रिलीज़ कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में हार्मोन रिलीज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है ये डिपेंड करता है कि आपके पास नंबर ऑफ़ एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स कितने हैं जो जिसके साथ वो बाइंड कर सकते हैं। अब ब्लड तक तो ट्रांसपोर्ट हो गया, ब्लड थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करता है, तो हमारे पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिस पे वो हार्मोन अपना इफ़ेक्ट शो करता है। उसकी स्पेशलिटी या स्पेसिफिसिटी जो है वो इसी वजह से है कि जो टारगेट टिश्यू होगा उसके सेल के ऊपर या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर लगा हुआ होगा, वो हार्मोन उसी स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और फिर अपना इफ़ेक्ट जो है वो शो कर सकेगा। तो फिर आपकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और आपका जो नंबर ऑफ़ एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स हैं उस पर डिपेंड करेगा, और आगे चलकर जो आपके जो रिसेप्टर्स हैं टारगेट टिश्यूज़ के ऊपर उस पर भी डिपेंड करेगा। तो अभी हम यहाँ पे दो देख रहे हैं कि हमारे पास हार्मोन की कंसंट्रेशन किस तरह से जो है वो चेंज हो सकती है रेट ऑफ सिक्रीशन के ऊपर। जितना ज़्यादा ग्लैंड सिक्रीशन को रिलीज़ करेगा उतना ज़्यादा हमारे पास हार्मोन की सिक्रीशन होगी, एंड वाइस वर्सा। अगर जितनी ज़्यादा सिक्रीशन होगी, जितनी कम सिक्रीशंस आपकी ग्लैंड से होगी उतना ही लेवल जो होगा हार्मोन का इन द ब्लड वो कम होगा। जो दूसरा फैक्टर है जो आपके हार्मोन के लेवल को अफेक्ट कर सकता है वो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है या रेट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ हार्मोन है। अगर मेटाबॉलिज्म उसका ज़्यादा हो रहा है तो ब्लड के अंदर उसकी जो है वो कंसंट्रेशन वेरी करेगी। सेम केस एक्सक्रीशन के साथ है कि अगर उसकी एक्सक्रीशन के अंदर ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है या कम एक्सक्रीट हो रहा है तो अकॉर्डिंगली उसके जो कंसंट्रेशन होगी वो वेरी करेगी, ऑल्टर करेगी। ये भी हम थोड़ी देर में इसकी डिटेल भी पढ़ लेंगे सारी। एक और फैक्टर जो कि आपकी हार्मोन की कंसंट्रेशन को अफेक्ट कर सकता है वो क्वांटिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं। हमने भी देखा कि हमारे पास ये जो हार्मोन्स हैं ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं और ब्लड के थ्रू किसी भी प्रोटीन के साथ बाइंड करके फिर वो जो है वो ट्रेवल करते हैं। तो जो आपकी ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स हैं उनकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि एट सर्टेन टाइम या एट सर्टेन कंडीशन बॉडी की लेवल ऑफ दोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कितना है, कितने एक्टिव हैं और कितने जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो दे रहे हैं, यानी या इन अदर वर्ड्स के कितने आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं जो बाइंड करेंगे विद द हार्मोन्स।
नेक्स्ट हमारे पास है चेंजेस इन प्लाज्मा वॉल्यूम, कि हमारे पास डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कंडीशन के टाइम पे जो आपका प्लाज्मा का वॉल्यूम होगा वो जब ऑल्टर करेगा तो उसकी चेंज आने की वजह से आपकी हार्मोन की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी चेंज आएगी या उसके अंदर कितना जो है वो चेंज आएगा, ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कंट्रोल ऑफ हार्मोन सिक्रीशन, कि जो हमारे पास हार्मोन जो है वो रिलीज़ किया जाता है आपके ग्लैंड से, वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो इम्पल्स आई है या जो मैसेज आया जिसके रिस्पॉन्स में ग्लैंड ने हार्मोन को रिलीज़ करना है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। वो रिस्पॉन्स स्टिमुलेटरी भी हो सकता है, वो रिस्पॉन्स इनहिबिटरी भी हो सकता है। जिस तरह का रिस्पॉन्स या जिस तरह का स्टिमुलस या केमिकल इनपुट आएगा उस इनपुट के रिस्पॉन्स में जो आपके ग्लैंड्स होंगे वो हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे। सो अब एक बात यहाँ से क्लियर हो गई कि जो आपका इनपुट होगा, जो भी इनपुट मैसेज होगा वो केमिकल नेचर का होगा या आपके किसी भी आयन की फॉर्म में या सबस्ट्रेट की फॉर्म में या किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में, एसिटाइलकोलिन हो गया या एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन वगैरह हो गया या कोई भी दूसरा हार्मोन हो गया। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास जो मेजॉरिटी ऑफ द आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो आपके एक से ज़्यादा इम्पल्स या एक से ज़्यादा इनपुट के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी एक तरह का स्टिमुलस आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपकी इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज के रिस्पॉन्स में सिक्रीट की जाती है तो इसका स्टिमुलस जो है सिर्फ एक ग्लूकोज ही नहीं होगा, बाकी दूसरे फैक्टर्स भी होंगे जो आपकी इंसुलिन की प्रोडक्शन को फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑल्टर करेंगे। अमाइनो एसिड लेवल हो सकता है, एनर्जी लेवल, एटीपी का लेवल डिक्रीज या ज़्यादा हो सकता है। तो एक से ज़्यादा नंबर ऑफ़ फैक्टर्स जो होंगे वो आपके इंसुलिन की प्रोडक्शन को या इंसुलिन के सिक्रीशन को फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑल्टर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर हमारे पास एक एग्जांपल कोट की गई है कि हमारे पास इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो मैंने भी बताया कि हमारे पास इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो पेनक्रियाज से होती है और वो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा की ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द प्लाज्मा, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन जो कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, या आपका एसिटाइलकोलिन जो कि आपका न्यूरोट्रांसमीटर है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपका एज एन इनपुट मैसेज काम करते हैं इंसुलिन की प्रोडक्शन में या इंसुलिन के सिक्रीशन के अंदर। अब इनमें से कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, ये सारे इनपुट मैसेजेस थे। अब ये सारे के सारे इनपुट मैसेजेस यानी आपका ग्लूकोज या अमाइनो एसिड, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, ये सारे के सारे पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो जनरेट नहीं करेंगे। यानी ये सारे के सारे इंसुलिन की प्रोडक्शन को इन्हांस करने वाले स्टिमुलस नहीं होंगे। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स कराएंगे यानी इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन कराएंगे, या कुछ ऐसे भी होंगे जो उसकी प्रोडक्शन को सप्रेस कराएंगे या डिक्रीज़ कराएंगे। तो जो आपका इंक्रीज़, अब कौन से पॉजिटिव हैं अब मैं वो बताने लगी हूँ कि जो इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड होगा तो इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, अमाइनो एसिड का लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो गया है या आपकी बॉडी की स्टेट जो है आप इस टाइम अंडर फाइट और फ्लाइट कंडीशन में हो तो उस टाइम पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो हमारे पास एपिनेफ्रिन या नोरेपिनेफ्रिन होते हैं। ये जो एपिनेफ्रिन या नोरेपिनेफ्रिन हैं ये आपका क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं इंसुलिन की सिक्रीशन को। ठीक है, और इसी तरह से आपकी जो एसिटाइलकोलिन है वो आपकी नॉर्मल स्टेट के अंदर होती है और वो आपकी इंसुलिन की प्रोडक्शन को सपोर्ट करती है यानी इन्हांस करती है। अब हम अगला चलते हैं मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ हार्मोन के ऊपर कि हमारे पास जो ये वही बातें हैं जो मैंने अभी बताई हैं कि सिंपैथेटिक न्यूरॉन या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा
एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन बढ़ेंगे, और जब एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन बढ़ेंगे तो ये इंसुलिन के प्रोडक्शन को कम कर देंगे। जब इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होगी तो ग्लूकोज का अपटेक जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी सेल्स के अंदर ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी या अपटेक करने की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा हो जाएगा इनहिबिशन या स्टिमुलेशन के केस में। ये अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के इनपुट स्टिमुलस बताए हुए हैं जो इंसुलिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स जो है वो करेंगे। प्लाज्मा एपिनेफ्रिन नेगेटिव या इनहिबिटरी रिस्पॉन्स करता है या इफेक्ट डालता है ओवर द पेनक्रियाज, जिसकी वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पॉजिटिव रिस्पॉन्स या पॉजिटिव इफेक्ट डालता है ओवर द पेनक्रियाज। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगेन जो है वो इनहिबिटरी करता है, इंक्रीज्ड ग्लूकोज कंसनट्रेशन पॉजिटिव करता है, एंड प्लाज्मा माइनोसिट कंसनट्रेशन, ये वही जो पिछली बातें थी उसकी एक पिक्टोरल फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास है मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ऑफ हार्मोन। अब मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन ऑफ हार्मोन जो है वो डिपेंड अगेन उसी तरह से हार्मोन की जो कंसंट्रेशन है वो इन दो फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है कि अगर एक हार्मोन का मेटाबॉलिज्म जो है वो ज़्यादा है, हायर रेट पे मेटाबोलाइज हो रहा है, तो इट मीन्स उसकी कंसंट्रेशन जो होगी वो ड्रॉप कर जाएगी। सेम केस अगर वो हायर लेवल पे या एक्सक्रीट हो रहा है, उसका प्लाज्मा से एक्सक्रीट हो रहा है, तो फिर उसके अंदर ब्लड प्लाज्मा के अंदर हार्मोन की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अब मेटाबॉलिज्म की जो मेजर साइट है वो लीवर है, और एक्सक्रीशन जो है वो किडनी, आपकी जो किडनी है वो एक्सक्रीशन में अपना रोल प्ले करती है। ये दोनों साइट्स बता दें कि किस किस का जो आपका फंक्शन है वो कहाँ कहाँ पे हो रहा होगा। अब इस तरह से होता है कि एक्सरसाइज के टाइम पे जब आपका जो एक्सरसाइज हो रही होती है तो उस टाइम पे आपका जो मोर ब्लड फ्लो होता है वो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की तरफ होता है, मस्कुलर सिस्टम की तरफ होता है। जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं अंदर, वहाँ पे जो है वो ब्लड फ्लो थोड़ा कम कर दिया जाता है टू मीट द एक्स्ट्रा डिमांड टू द स्केलेटल मसल्स। अब जब यहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो इट मीन्स जो उसका नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट पे मेटाबॉलिज्म था या एक्सक्रीशन थी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जब वो डिक्रीज़ हो जाएगी तो इट मीन्स वो प्लाज्मा के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब आपकी मेटाबॉलिज्म कम हो रही है या एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रही है, तो जो उसने एक्सक्रीट होना था नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा या मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, उसके रिजल्ट में ब्लड के प्लाज्मा के अंदर उस हार्मोन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ कि मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन जो है वो किस तरह से हार्मोन के लेवल को अफेक्ट करते हैं। जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन हो रहा होता है लीवर के अंदर या किडनी के अंदर, वो एज इट इज़ हो रहा होता है नॉर्मल स्टेट के अंदर, लेकिन एक्सरसाइज के टाइम पे जब लीवर या किडनी के अंदर ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाता है तो इन दोनों साइड्स को सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यानी जितना कम ब्लड आएगा उतना ब्लड के साथ कम हार्मोन आएगा, जितना कम हार्मोन अवेलेबल होगा मेटाबॉलिज्म के लिए या एक्सक्रीशन के लिए उतना कम जाएगा। जब आ ही नहीं रहा तो इट मीन्स वो हार्मोन जो है वो किसके अंदर स्टोर है, प्लाज्मा के अंदर, और इस तरह से जो है वो हमारे पास प्लाज्मा के अंदर उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाती है। और इसी तरह से इसका दूसरा सिनेरियो भी है, रिवर्स कर देंगे। जब आपका नॉर्मल स्टेट होगी तो आपका जो है वो ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, ज़्यादा एक्सक्रीशन होगा, और इस तरह से आपका प्लाज्मा के अंदर हार्मोन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर इज़ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। अब हमने पढ़ा कि हमारे पास जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं आपके ब्लड के अंदर और ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाइंडिंग ज़रूरी है किसी भी प्रोटीन के साथ। डिफरेंट हार्मोन के लिए डिफरेंट बाइंडिंग प्रोटीन्स होंगी, डिफरेंट ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स होंगी, डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ दैट हार्मोन विच इज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड। टू बी इफेक्टिव हार्मोन्स हैव टू बी अनबाइंड एंड फ्री। ठीक है, अब आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो उसको बाइंड करने की ज़रूरत है, लेकिन जब वो हार्मोन की ज़रूरत होगी टारगेट टिश्यू के ऊपर या उसने अपना इफेक्ट जो है वो जनरेट करना होगा ओवर द टारगेट टिश्यू, तो फिर उसको फ्री होना पड़ेगा, उसको अनबाइंड होना पड़ेगा ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन से। So the amount of free hormone is dependent on the quantity of transport proteins and the capacity
एंड द अफिनिटी। ठीक है, तो इसकी अनबाइंडिंग के लिए आपका जो है वो डिपेंड करता है कि आपके पास ब्लड के प्लाज्मा के अंदर कितनी बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं। इसके साथ साथ बाइंडिंग प्रोटीन के साथ साथ दो और टर्म्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है, एक कैपेसिटी है और एक अफिनिटी है। कैपेसिटी हमारे पास हार्मोन की वो एबिलिटी है जिसकी वजह से हार्मोन जो है वो बाइंड करता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के साथ। ऑन द अदर हैंड अफिनिटी जो है वो ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन की टेंडेंसी है कि वो हार्मोन के साथ बाइंड करें। जितनी कैपेसिटी ज़्यादा होगी हार्मोन की या जितनी अफिनिटी ज़्यादा होगी बाइंडिंग प्रोटीन की, उतनी ज़्यादा बाइंडिंग होगी ये, ठीक है, और उतनी ही ज़्यादा जो हार्मोन है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ऐसा कोई भी सा भी फैक्टर जिसकी वजह से हार्मोन की अफिनिटी या कैपेसिटी में चेंज आता है तो फिर ऑल्टरनेटिवली जो ब्लड के प्लाज्मा के अंदर हार्मोन की कंसंट्रेशन होगी वो भी ऑल्टर करेगी। जैसे किसी भी क्वांटिटी में इंक्रीज़ होने की वजह से कैपेसिटी या अफिनिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के रिड्यूस होने की वजह से जो आपकी अमाउंट ऑफ फ्री हार्मोन होगी वो रिड्यूस हो जाएगी और इसी तरह से इसका इफ़ेक्ट जो है वो टिश्यू पर रिड्यूस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो बताया गया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है आपकी वो बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन इंक्रीज़ कर जाता है। इंक्रीज़ इन एस्ट्रोजन लेवल की वजह से अब ये एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज़ हो गया, इसके लिए एक ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन होती है जो कि थायरोक्सिन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन होती है। ये लेवल बढ़ गया तो ये ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन बढ़ जाएगी, या इन अदर वर्ड्स ये थायरोक्सिन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन ज़्यादा यूज़ होगी। जब ये ज़्यादा यूज़ होगी तो ब्लड के अंदर इसका लेवल कम हो जाएगा। थायरोक्सिन इसको सेंस करेगा कि जी आपका थायरॉयड ग्लैंड सेंस करेगा कि थायरोक्सिन का लेवल डिक्रीज़ हो गया और इस तरह से आपके जो थायरॉयड ग्लैंड है वहाँ से थायरोक्सिन की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है प्लाज्मा वॉल्यूम। प्लाज्मा वॉल्यूम ये है कि आपका अगर प्लाज्मा के वॉल्यूम के अंदर किसी भी वजह से चेंज आता है तो वो डेफिनेटली आपके हार्मोन की कंसंट्रेशन को जो है वो चेंज इंड्यूस कर सकता है। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि पीछे से रेट ऑफ सिक्रीशन क्या है। अगर आपके प्लाज्मा वॉल्यूम के अंदर चेंज आ गया तो आपके हार्मोन के जो कंसंट्रेशन लेवल होगा ब्लड के अंदर उसमें भी चेंज आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ सिक्रीशंस। ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर एक्सरसाइज के टाइम पे प्लाज्मा वॉल्यूम, एक्सरसाइज के टाइम पे क्या हो रहा होता है कि जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है उसमें से ब्लड मूव आउट कर जाता है। जब ब्लड मूव कर जाएगा तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्लाज्मा का वॉल्यूम कम हो गया। इन अदर वर्ड्स जब प्लाज्मा का वॉल्यूम कम हो गया तो उस कम वॉल्यूम के अंदर जितना पहले नॉर्मल स्टेज में कंसंट्रेशन पड़ी हुई थी उतनी ही पड़ी है, लेकिन अब वो कंसंट्रेशन हायर हो जाएगी, ठीक है, या लोअर हो जाएगी। वॉल्यूम कम हो गया, इस कम वॉल्यूम के अंदर हमारे पास जो ऑलरेडी पड़ा हुआ हार्मोन की कंसंट्रेशन थी अब वो हायर कंसंट्रेशन है। दिस इज़ द प्लाज्मा वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोन रिसेप्टर इंटरेक्शन, कि हमारे पास जो हार्मोन्स हैं, अब हमें ये पता है कि हार्मोन्स जो हैं वो सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब ब्लड हर जगह जाता है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन जो हमारे पास हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन जो है वो हर बॉडी के टिश्यू पे अपना इफ़ेक्ट या रिस्पॉन्स शो नहीं करता, वो एक अपने स्पेसिफिक टारगेट टिश्यू के ऊपर अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्सिवनेस है या स्पेशलिटी है वो इस वजह से है कि जो स्पेशल प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं टारगेट टिश्यू के ऊपर, वो स्पेशल बाइंडिंग रिसेप्टर्स जो हैं वो अपना चैनल या अपना गेट खोल देती हैं और उसके बाद जो है वो हार्मोन बाइंड कर जाता है उसके साथ और उस टिश्यू के ऊपर अपना रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है। जिस तरह से बाकी सेलुलर टिश्यूज़ के अंदर या स्ट्रक्चर्स के अंदर एबिलिटी होती है कम या ज़्यादा होने की अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजिकल कंडीशन, इसी तरह से जो आपके हार्मोन्स हैं या नंबर ऑफ़ रिसेप्टर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन वो भी ऑल्टर कर सकती है। हार्मोन की ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो रिसेप्टर्स ज़्यादा हो जाएंगे, हार्मोन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो इसी तरह से अकॉर्डिंगली उसके जो लेवल होगा या क्वांटिटी होगी या नंबर होगी रिसेप्टर्स का वो कम कर जाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे बताया हुआ है कि जो आपके रिसेप्टर्स हैं
उनका नंबर आपका जो है वो चेंज हो सकता है। द रिसेप्टर नंबर में डिक्रीज व्हेन एक्सपोज्ड टू क्रॉनिकली एलिवेटेड लेवल ऑफ हार्मोन रिजल्टिंग इन अ डिमिनिश्ड रिस्पॉन्स फॉर द सेम हार्मोन कंसंट्रेशन। कि अब अगर आपके पास हार्मोन का लेवल जो है वो एक हायर लेवल के ऊपर है और आपका नंबर ऑफ रिसेप्टर्स जो है वो भी बढ़ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, तो आपके पास बाइंडिंग साइट्स जितनी अवेलेबल होंगी, रिसेप्टर्स जितने अवेलेबल होंगे, उतना ही रिस्पॉन्स शो किया जाएगा बाय द हार्मोन। जब तक हार्मोन आपकी रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगा वो अपना रिस्पॉन्स या इफेक्ट शो नहीं करेगा, ठीक है। और इस तरह से आपका क्या हो जाता है, रिजल्टिंग इन डिमिनिश्ड रिस्पॉन्स फॉर द सेम हार्मोन कंसंट्रेशन, कि हार्मोन की कंसंट्रेशन उतनी ही है जितनी थी, लेकिन आपके पास क्योंकि रिसेप्टर्स अवेलेबल नहीं है, और आपके फॉर एग्जांपल हमारे पास 40 जो है वो रिसेप्टर्स हैं एक सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर, जबकि कंसंट्रेशन ऑफ या मॉलिक्यूल्स ऑफ हार्मोन्स जो हैं वो आपके पास 100 हैं, तो एट अ टाइम 40 ही अवेलेबल होंगे आपकी रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो आपका जो हाई लेवल ऑफ रिस्पॉन्स है, हाई लेवल ऑफ हार्मोन है, वो अब क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स को डिक्रीज़ कर रहा है सेम कंसंट्रेशन के ऊपर। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं हमारे पास। एक टर्म है सैचुरेटेड या सैचुरेशन, ठीक है। वो कंडीशन जिसमें आपके पास सारे के सारे नंबर ऑफ रिसेप्टर्स जो होंगे वो बाइंड होंगे, यानी कोई भी फ्री रिसेप्टर अवेलेबल नहीं होगा, सारे के सारे हार्मोन के साथ बाइंड होंगे, तो ये सिचुएशन जो है वो सैचुरेशन कहलाती है। Any additional increase in the plasma hormone concentration will have no additional effect at this saturation level. जब एक चीज़ बाइंडिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं है तो आप कंसंट्रेशन को जितना मर्जी बढ़ा दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास एक और टर्म है जिसको हम कंपटीशन बोलते हैं। अब ये कंपटीशन क्या है कि आपका जो है वो जो हार्मोन की केमिकल कंपोजिशन है, आप सिमिलर उस जैसी केमिकल कंपोजिशन जो है वो उस जैसी केमिकल कंपोजिशन का कोई भी मॉलिक्यूल आ जाएगा तो उन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, compete करेंगे फॉर रिसेप्टर साइट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एक एग्जांपल कोट की गई है कि हमारे पास अगर जो आप ब्लॉक रिसेप्टर्स, आप ऐसी केमिकल ड्रग्स यूज़ करते हो जो आपके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। जैसे आपके हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम वो ड्रग्स देते हैं जो कि उनके एपिनेफ्रीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगी, ठीक है। जब एपिनेफ्रीन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगी तो फिर जो हार्ट रेट होगा वो हाई नहीं होगा ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। अब हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, कि हमारे पास हार्मोन जो है वो किस तरह से एक्ट करता है। यहाँ पे 3 जो हैं वो उसके डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं या वेज हैं या मेथड्स हैं। एक तो हमारे पास ये होगा कि हमारे पास ऑल्टर कर देगा ऑल्टरेशन ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़म्स, ठीक है। जो आपकी टारगेट टिश्यू की मेम्ब्रेन होगी उसके ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को ऑल्टर कर देगा, या फिर ऑल्टर कर देगा एक्टिविटी ऑफ डीएनए इन द न्यूक्लियस टू इनिशिएट और टू सप्रेस द सिंथेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन, एक्टिवेशन ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स इन द सेल्स बाय द सेकेंड मैसेंजर। इन तीनों मैकेनिज्म्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम पहले 2 पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है वो हमारे पास क्या है कि ऑल्टरेशन ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स, कि जब हार्मोन जो है वो अपने स्पेशल रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है तो फिर द मेजर इफेक्ट ऑफ सम हार्मोन्स इज टू एक्टिवेट द कैरियर मॉलिक्यूल्स इन और नियर द मेम्ब्रेन टू इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ सबस्ट्रेट्स और आइंस फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल। यानी इन अदर एंड सिंपलेस्ट वर्ड्स, जब आपका हार्मोन आपके अपने टारगेट टिश्यू की मेम्ब्रेन के साथ बाइंड कर जाता है तो उस मेम्ब्रेन की जो आपके कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो ऑल्टर कर देता है। नॉर्मल हालत में जब वो हार्मोन बाइंड नहीं हुआ था तो वो परमिएबिलिटी शो कर रही थी, इम्परमिएबिलिटी शो कर रही थी कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए। अब जब हार्मोन बाइंड कर जाएगा तो फिर ये हार्मोन जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देगी आपके आइंस को इनसाइड या आउटसाइड ऑफ द सेल जाने से। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि जब इंसुलिन जो है वो बाइंड करती है रिसेप्टर्स के साथ ऑन द सर्फेसिस ऑफ द सेल, ठीक है, तो ये मोबिलाइज कर देती है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को। जिस मेम्ब्रेन के साथ इंसुलिन बाइंड करेगी
उस सेल की मेम्ब्रेन के जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होंगे उसको जो है वो एक्टिवेट कर देती है. दीज ट्रांसपोर्टर्स लिंक अप विद द ग्लूकोज ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल्स मेम्ब्रेन वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज़ हाई. यानी जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स थे या ग्लूकोज चैनल थे वो नॉर्मल हालत के अंदर क्या थे, वर्क नहीं कर रहे थे. इन अदर वर्ड्स बंद था वो गेट. ठीक है. अब जब इंसुलिन आपके उस अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगी, इस बाइंडिंग के रिजल्ट में उस गेट का जो लॉक है वो टूटना शुरू हो जाएगा, गेट खुल जाएगा. और ये जो आपके ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, ग्लूकोज को आउटसाइड ऑफ द सेल से इनसाइड ऑफ द सेल जो है वो लेकर चले जाएंगे. और इस तरह से आपकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन या ये आपका एक हार्मोन का काम करने का तरीका है. ठीक है. इस तरह से हार्मोन जो है वो अपना एक्शन या रिस्पॉन्स जनरेट करता है. इंसुलिन यही करता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज़ करता है. तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को उसने किस तरह से डिक्रीज़ किया कि जैसे ही इंसुलिन मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हुआ, बाइंडिंग के बाद उसने ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स खोल दिए. अब जब ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स खुल गए तो इट मीन्स जो बाहर पड़ी हुई ग्लूकोज है वो अब सेल के अंदर आ जाएगी, जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर उस बैरियर की वजह से नहीं आ रही थी. नेक्स्ट हमारे पास है ऑल्टरिंग एक्टिविटी ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियस. इस तरह से है कि इसका जो समरी है या एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जब आपके हार्मोन्स होते हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन्स की बात की गई है कि वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं. क्योंकि स्टेरॉइड इन नेचर हैं, लिपिड के बने हुए होंगे, तो लिपिड बाइलेयर से इजीली डिफ्यूज़ कर जाएंगे आउटसाइड ऑफ द सेल इनटू द सेल. अब सेल के अंदर आने के बाद ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी हुई प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएंगे और इस तरह से आपका एक हार्मोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. ये जो अब आपका स्टेरॉइड प्रोटीन आपका कॉम्प्लेक्स बन गया है, ये कॉम्प्लेक्स एंटर करेगा न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है. और ये बाइंड कर जाएगा डीएनए के साथ. जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं उस प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा. उस प्रोटीन के साथ बाइंड करने के बाद ये क्या होगा कि ये बाइंडिंग जो है वो एक्टिवेट कर देगी जीन को. ठीक है. जब जीन एक्टिवेट हो जाएगी तो उसकी वजह से जो सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए है वो होगा. अब जब ये मैसेंजर आरएनए बन गया तो ये मैसेंजर आरएनए एक तरह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेकर न्यूक्लियस से वापस साइटोप्लाज्म के अंदर चला गया कि अब इस तरह की प्रोटीन जो है वो बनानी है. ये आपका है कि किस तरह से एक हार्मोन जो है वो ऑल्टर कर सकता है एक्टिविटी ऑफ डीएनए को, कि हमारे पास नॉर्मल स्टेट के अंदर आपकी जो जीन थी वो उस टाइम सप्रेस थी, वो प्रोटीन नहीं बना रही थी या वो मैसेंजर आरएनए नहीं बना रही थी जिसने आगे चलकर प्रोटीन बनानी थी. स्टेरॉइड हार्मोन इजीली डिफ्यूज़ कर गए लिपिड बाइलेयर के साथ, साइटोप्लाज्म के अंदर आए, वहाँ पे प्रोटीन के साथ बाइंड किए. ये कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर गया. न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद डीएनए के साथ जो लिंक्ड प्रोटीन्स होती हैं उसके साथ ये बाइंड कर गया. बाइंडिंग के रिज़ल्ट में आपकी जो जीन थी वो एक्टिवेट हो गई. उस एक्टिवेशन की वजह से मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस हुई. वो मैसेंजर आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेकर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर चला गया. साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के बाद उसने ये मैसेज मैसेंजर आरएनए को दे दिया, राइबोसोम्स को दे दिया. राइबोसोम्स ने वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर दी और इस तरह से आपका जो है वो हार्मोन का जो एक्शन है वो जनरेट हो गया या वो रिस्पॉन्स आ गया. अब अगर ये बात देखी जाए तो ये एक लंबा प्रोसेस है. ठीक है. यानी आप एक्टिवेट कराओ डीएनए को, उसके बाद मैसेज लेकर आओ वापस साइटोप्लाज्म के अंदर, तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और ये एक स्लो एक्टिंग प्रोसेस है. लेकिन स्लो एक्टिंग होने के साथ साथ इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा एज़ कम्पेयर टू द सेकंड मैसेंजर. ये सेकंड मैसेंजर हम इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे. ये था हमारा आज का लेक्चर. आई होप आपको समझ आ गया होगा. जो बात नहीं समझ आई वो मुझसे पूछ लेना. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.